हेलो दोस्तों, मैं संजय चौधरी आज फिर से हमारे चैनल द बर्निंग इशू ऑफ इंडिया में लेक्चर सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी लक्ष्मीकांत सिंप्लीफाइड। लक्ष्मीकांत सिंप्लीफाइड आज इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट जो था वो था 1757 से और 1858 तक, जिसको बोला गया था कंपनी रूल। तो अब जो सेकंड पार्ट है इसको बोला जाता है क्राउन रूल, यानी कि ताज शासन। तो इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर में हम ऑलरेडी कंपनी रूल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम देखेंगे कि ताज शासन में कौन कौन से ऐसे एक्ट बने थे जो कि हमारा संवैधानिक सुधार करने के लिए जिम्मेदार थे। तो इस संवैधानिक सुधार की प्रक्रिया में 1858 के बाद और 1947 तक जो भी अधिनियम बने थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जहाँ तक ऑब्जर्व किया हूँ हर साल एक क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछ ही लेता है, कोई ना कोई एक्ट से पूछ लेगा या कोई ना कोई साइमन कमीशन लाइक दैट, इस तरह का क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर का सेकंड पार्ट अभी हम शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में हम बताते हैं जो ताज शासन था उसमें बेसिकली दो तरह के एक्ट बने थे। एक था इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। और दूसरा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि अब में हम देखते हैं जो इंडियन काउंसिल एक्ट में 3 एक्ट बने थे। 1861, 1892 और 1909। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। और मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने थे। और फाइनली एट द एंड तीसरा पार्ट में बोलूं तो ये ए हो गया इंडियन काउंसिल एक्ट, बी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इसका सी पार्ट में कंसीडर करूं तो सी पार्ट में था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट पर बारी बारी से। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था वो बेसिकली भारतीयों को
संविधान भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए लाया गया था। दरअसल हुआ क्या था, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोला जाता है, उसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ के लोगों में रोष है, गुस्सा है। अगर हम यहाँ के लोगों को अपनी विधान परिषद में शामिल कर लेते हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक सहानुभूति हो जाएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, और उनको लगेगा कि हाँ, ये कुछ हमारा भी भला चाह रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों को भी अब शामिल करना शुरू कर दिया। तो जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस या प्रावधान है, उनके बारे में मैं डिस्कस करूँ तो पहली बार गवर्नर, इसमें क्या हुआ था, जो 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था, उसमें क्या हुआ था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको क्या बना दिया था, वायसरॉय ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ था, वायसराय के पास कुछ पावर्स दी गई थी। उनमें पहली पावर्स थी वायसराय की कि वह कुछ ऐसे भारतीयों को अपनी विधान परिषद में नॉमिनेट कर सकता है, मतलब भारतीयों को विधान परिषद में नॉमिनेट कर सकता है। और इसमें जो भारतीयों को विधान परिषद में नॉमिनेट किया था वो करेगा किस तरह, प्राइवेट मेंबर की तरह। और पहली बार जो प्राइवेट मेंबर नॉमिनेट किए गए थे वो 3 प्राइवेट मेंबर थे। कौन कौन से थे? पहला था बनारस के राजा, दूसरा था पटियाला के महाराजा, तीसरे थे सर दिनकर राव। इस तरह इन 3 सदस्यों को इन्होंने क्या किया था, पहली बार गैर सरकारी मेंबर के तौर पर वायसराय जी ने नॉमिनेट किया था। अब मैं इस एक्ट का दूसरा पार्ट बताता हूं। अगर इस एक्ट के दूसरे प्रोविजन की तरफ चलते हैं तो इसमें क्या हुआ था, जो 1833 में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल को या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी, वो यहाँ पे वापस उन्हें दे दी गई। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बॉम्बे एंड मद्रास, इन दोनों के गवर्नर जो थे उनको उनकी विधायी शक्ति वापस मिल गई। ओके, और इसके बाद अगर हम तीसरे प्रोविजन की तरफ चलें तो तीसरे प्रोविजन में क्या हुआ था, नई विधान परिषदों का गठन हुआ था। तीसरा अगर मैं प्रोविजन बताऊं तो नई विधान परिषद बनी थी। तो वो नई विधान परिषद कौन कौन सी बनी थी? अगर मैं एक ट्रिक की तरह बात करूं तो विधान परिषद और नई, ठीक है, नई विधान परिषद। तो एन से हो गया तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बी से हो गया तुम्हारा बंगाल, और पी से हो गया तुम्हारा पंजाब। ओके, तो इस तरह से 3 विधान परिषदों का गठन किया गया था। चौथी बात मैं इसमें करूं तो इसमें वायसराय की पावर जो थी वो बढ़ा दी गई थी।
अगर फोर्थ पॉइंट पर जाऊं मैं तो फोर्थ पॉइंट था वायसराय की जो पावर्स थी वो इंक्रीज कर दी थी। क्या किया था इसमें, इसको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दे दी थी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी कि अब ये ऑर्डिनेंस पास कर सकता है विधायी परिषदों की सहमति के बिना भी। पांचवें पॉइंट पे मैं चलूं तो पांचवा पॉइंट होगा, इसमें क्या हुआ था, इसमें पोर्टफोलियो व्यवस्था की स्टार्ट की गई। पोर्टफोलियो व्यवस्था स्टार्ट। वैसे तो पोर्टफोलियो जो व्यवस्था थी उसको वो स्टार्ट किया था लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में इसको स्टार्ट किया था, लेकिन ये बेसिकली लागू हुई थी 1868 बन के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत। तो पोर्टफोलियो व्यवस्था होती क्या है, पोर्टफोलियो व्यवस्था में बेसिकली जो विधायी परिषद है, विधान परिषद जो होती है, उसके कोई भी मेंबर को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, इन तीनों का या तीन से भी ज्यादा डिपार्टमेंट का प्रभारी सदस्य बनाया जा सकता है। और वो क्या कर सकता है, विधान परिषद की तरफ से कोई भी आदेश पारित कर सकता है डिपार्टमेंट के अंदर। तो इस तरह से ये पहला एक्ट 1861 खत्म होता है। अब चलते हैं हम दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट की तरफ। दूसरा इंडियन काउंसिल एक्ट है 1892 का, 1892। तो 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें काफी चेंजेस किए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हुआ था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में प्राइवेट मेंबर बढ़ गए थे। केंद्रीय एज वेल विधान प्रांतीय, दोनों में ही क्या हुआ था, प्राइवेट मेंबर बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन ये जो प्राइवेट मेंबर थे वो कभी भी बहुमत में नहीं आए, इनका बहुमत नहीं था। मतलब जो नॉन प्राइवेट मेंबर थे वो ज्यादा होते थे एज कम्पेयर टू प्राइवेट मेंबर, क्योंकि प्राइवेट मेंबर को वो नॉमिनेट करते थे। दूसरा इसमें क्या हुआ था, जो विधान परिषद था, विधान परिषद को एक एक्स्ट्रा पावर दी गई, दो पावर दी गई थी। एक तो क्या हुआ था, ये बजट पर बहस कर सकते थे, और दूसरा क्या हुआ था, ये लोग इनको ना जो कार्यपालिका होती थी, एग्जीक्यूटिव होता था, उसके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया था। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए अधिकृत थे। तीसरा पॉइंट में अगर इसमें डिस्कस करूं, तीसरे पॉइंट को डिस्कस करूंगा तो ये है कि भाई ये जो प्रांतीय विधान परिषद बनी थी उनमें अभी एक मिनट, तीसरा पॉइंट मैं इसमें कंसीडर करूं तो केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल, अब दो तरह की परिषद थी, एक तो केंद्रीय और दूसरी थी प्रांतीय। तो केंद्रीय जो विधान परिषद थी वो और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों के मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता था वायसरॉय। ठीक है, और ये प्राइवेट मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। और इसमें क्या होता है, प्रांतीय में गवर्नर को ये पावर दी गई थी, लेकिन गवर्नर क्या करता था,
यूनिवर्सिटी हो गई, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, उसके अलावा तुम्हारा ये नगर पालिका हो गया, उसके अलावा तुम्हारा जिला परिषद हो गया। इन सब के रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नर अपनी प्रांतीय विधान परिषद में प्राइवेट मेंबर को नॉमिनेट कर सकता था। अब मैं तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करूं तो वो है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। थर्ड है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसका दूसरा नाम मैं बताऊं तो वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की बात करूं तो इसमें क्या हुआ था, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसमें क्या हुआ था, 16 से लेके 60 कर दिया था प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है। और लेकिन हुआ क्या था, बहुमत फिर भी सरकारी का था, मेजॉरिटी फिर भी किसकी थी, गवर्नमेंट वालों की, सरकारी की। और इसमें क्या होता, ये तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट नंबर्स होते थे, ऐसा नहीं था, फिक्स नहीं था। जैसे इसमें 16 से 60 किया था, उसमें ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं था, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग नंबर हो सकते थे जो प्राइवेट मेंबर्स थे। दूसरी बात करूं तो इसमें क्या हुआ था, जो विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, पहला जो 1892 में क्या हुआ था, बजट पे बहस कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चंस का आंसर कर सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते थे और बजट पर रिजोल्यूशन भी पास करते थे। एक तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस और दूसरा था रिजोल्यूशन ऑन बजट, रिजोल्यूशन ऑन बजट, ठीक है। अब मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट का पॉइंट की, तो इसमें पहली बार क्या हुआ था, गवर्नर जो वायसराय थे, उसमें उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई पहली बार इंडियन शामिल हुआ था, और वो उस इंडियन का नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ओके। तो इस तरह से यहाँ पर, और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात जो इसकी मैं बात करूंगा वो क्या है, जिसके लिए ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये है तुम्हारा, पहली बार क्या हुआ था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ओके। तो पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से, इसलिए इसको मॉर्ले मिंटो। और जो मिंटो जी हैं उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, ये तो मुस्लिम्स को दिया था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया था वो मुस्लिम्स को दिया था, लेकिन कुछ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और भी दिए थे। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वो थे प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन हो गया, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन। दूसरी बात इसमें हो गया तुम्हारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। तीसरी बात करूं तो यूनिवर्सिटी हो गई। चौथी बात करूं तो इसमें जमींदार लोग हो गए। इस तरह से यहाँ पर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट दिया था, इस तरह कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी दिए थे, जैसे प्रेसिडेंसी हो गई, जमींदार हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से दोस्तों ये
इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम खत्म होते हैं, ठीक है। और दूसरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, उनको मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 से स्टार्ट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1919, 1935 और उसके साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और इसी के साथ एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा, प्लीज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लगती है तो लग रही है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।